तो दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड। अभी मैं भी विजिबल होऊंगा आपको। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास में बेटा देखो, मैं एक बार क्विकली बातें भी बता देता हूँ। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में सर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने पर क्या क्या किया था हमने? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, एक सेकेंड यार, मैंने पहले ही कहा था, जो पहले बता दूं। चलिए, हाँ, तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सिखाए थे। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लिया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया था, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकाल लिया था, और फिर हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर सकता है। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बिगनर बॉक्स के होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन, आज मैं काफी क्वेश्चन इसमें कवर कराऊंगा। आज का मेरा टारगेट ये है पढ़ाने का कि जितने हमने फॉर्मूले सीखे हैं और जितना हमने डेरिवेशन से सीखा है, उन चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन कर सके। जब हमारी वो चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम थोड़ी और वैरायटी पर उतरेंगे, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा समझ में आया क्या। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। एक जमीन से फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है, बॉल को किक करता है ऐसे। ठीक है, तो उसने साफ कहा है क्वेश्चन में कि जो एंगल है वो है 30 डिग्री, जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग द बॉल ट्रेवल इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब कि वर्टिकल प्लेन जो हमें अपने सामने दिख रहा है उस प्लेन में ट्रेवल कर रही है। द टाइम एट विच बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला बेस्ड। बोलो यार, ये तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों से बन गए होंगे। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा आपके आंसर्स आए कि नहीं। पहला वाला है टाइम बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। हम तो निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। अब क्या ये फॉर्मूले सभी को याद है? टू इंटू यू की वैल्यू कितनी है सर? अगर हम ध्यान से देखें तो यू की वैल्यू है, यहाँ पे कंपोनेंट ले लीजिए, ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा uy। तो uy की वैल्यू आ रही है 20 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g। तो ये गया इससे, साइन 30 से गया ये, तो टाइम आ रहा है 2 सेकेंड्स। कितना आ रहा है? 2 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2 सेकेंड्स। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy/g। तो 2ux हो जाएगा हमारा 20√3 और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय जी। जी हो जाएगा 10। 2 2 4 2 8, 80√3 हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम हाइट पूछी है। मैक्सिमम हाइट होती है uy² / 2g। uy का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा? 20 साइन 30 डिग्री इज 1/2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दैट विल बी 10 100/5। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी है? 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला समय, सो दैट विल बी t/2, सो 1। क्या ये सारे आंसर आ गए? हमने कल की क्लास में सब कुछ डिस्कस किया था बेटा। कोई भी बच्चा इसको कंफ्यूज तो नहीं है? अरे यार, जितना समय ऊपर आने में लगेगा उतना समय नीचे आने में लगेगा। टोटल समय t है तो ये t/2 होगा ना यार बेटा, यहाँ से यहाँ तक का। चल आगे चलें, लिख लो जिन्हें लिखना हो। हाँ मैं कराऊंगा ना।
इसका लास्ट पार्ट, अरे इसके लास्ट पार्ट में तो वो कह रहा है ना, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, कितने समय तक बॉल एयर में रही। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में रही, तो ये यहाँ से चालू हुई थी हवा में रहना और यहाँ तक हवा में ही रही। कहाँ से चालू हुई थी सर? यहाँ से चालू हुई थी हवा में रहना, और कहाँ तक रही? यहाँ तक हवा में ही रही। तो इसको क्या कहते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं ना यार। अरे बट हम ऐसा मानते हैं ना, जैसे कि कितना समय ए और बी जस्ट ग्राउंड से पहले और ग्राउंड के बाद का टाइम है, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट में ही आएगा बेटा। इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे 1% भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए और बी इज ऑलमोस्ट कि वो ग्राउंड पर आने वाले हैं, जस्ट टच होने वाले हैं, थोड़ी सी अभी भी गैप है, ऐसा मान लो। हाँ, इसका तो आंसर 2 आएगा ना, कहाँ गया पहले जो हमने निकाला था। इसका तो आंसर ये रहा, 2 सेकेंड। रेंज 20√3 आ रही है क्या? रेंज देख लो, रेंज नहीं आ रही सही। चलो एक बार और कर लेते हैं सॉल्व। रेंज का फॉर्मूला तो सही है ना? अगर रेंज का फॉर्मूला सही है तो एक बार और लगा लेते हैं। 2ux की वैल्यू कितनी होती है? ux की वैल्यू कितनी होगी? 20 cos 30। cos 30 इज, अरे 10√3 होगा यार, 10√3। और ये भी 10, और डिवाइडेड बाय 2ux uy/g। तो एक जी से ये गया, तो आंसर 20√3 आ रहा है यार। हाँ मैंने गलत लिख दिया था, समझ गए ना तुम लोग तो। चलो आगे चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्रिकेटर, नहीं वीडियो कंटिन्यू ऑन है। चलिए लिख लिया सभी ने, इसे लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, देखो लास्ट वाली लाइन में उसका मकसद बदल गया है। हाउ अबव द ग्राउंड क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद द सेम स्पीड। तो ये आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। अभी स्क्रीन भी विजिबल है और मैं भी विजिबल हूँ। बोलो यार, अभी सब विजिबल है? यार आईपैड पे तो काफी क्लियर क्लास समझ में आना चाहिए। मतलब मैं तो आज फर्स्ट टाइम मोबाइल यूज कर रहा हूँ आईपैड से, तो क्लास काफी ही क्लियर होती है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर काम है ये तो। हाँ तन्मय बिल्कुल।
बेटा लास्ट वाले स्टेप में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी लगाया है ना, फाइनल वेलोसिटी टॉप हाइट पे 0 हो गई। अरे चलिए आगे चलें, हो गया डन एवरीवन। हाँ बिल्कुल सौम्य, यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, अभी देख लेना, इस वाले क्वेश्चन को करो। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed 40 meter per second so can go without hitting the ceiling of the hall? अच्छा, थोड़ा अंग्रेजी में क्वेश्चन है यार, बताओ यार। चलो अभी सब लोग इधर देखो, 7th क्वेश्चन है मॉड्यूल, 8th क्वेश्चन है मॉड्यूल का, बिगनर बॉक्स का 8th क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क में दिया था नालायक। करा आप लोगों ने सॉल्व या नहीं करा? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमको क्या समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि एक कमरा है जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 25 मीटर। अब 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंकना है इस कमरे में, इस तरीके से फेंकना है कि वो सीलिंग को विदाउट हिटिंग द सीलिंग बॉल वापस नीचे आ जाए। तो हम इस तरीके से फेंक सकते हैं ना, मेरी बात सुनो, अगर ये 25 पर भी जाएगी बॉल तो सिर्फ टच करते हुए आ जाएगी ना। अगर 25 पर भी जाएगी तो टच करते हुए आ जाएगी ना। 24.9 क्यों ले रहे हो, पागल हो क्या? इधर देखो, तुम शब्दों को नहीं समझते हो, पहले मेरी बातों को सुनो, मेरी बात को सुनो। 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी है, उसने कहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ही कितना कवर कर सकती है विदाउट हिटिंग दी सीलिंग। तो हम कहते हैं कि अच्छा मैक्सिमम हाइट हम ऐसा करते हैं कि 25 का रख लेते हैं। 25 पे क्या होगा, बॉल आएगी, ऐसी आएगी बॉल, ऐसी टच होगी और ऐसी हो जाएगी। यही होगा ना, हमने वेलोसिटी हिसाब से दी कि 25 पहुंचते पहुंचते वाई कंपोनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट अटेंड दे दी है। आपको कभी भी ये नहीं कहा है कि आर मैक्स बाय 4 इक्वल टू एच मैक्स लगा करके आर मैक्स बता दीजिए। अगर आपने ये करा है तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने ये करा है तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ठीक है। तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट है 25 इंटू 2 इंटू g, यू वाई स्क्वायर 50, 500 अंडर रूट इक्वल्स टू यू वाई। तो ये कितना हो जाएगा, 10√5 मीटर पर सेकेंड इज यू वाई, ठीक है। हमसे पूछी जा रही है इसी सिचुएशन में रेंज। अच्छा इधर देखिए सब लोग, यहां तक समझ में आया? अच्छा अब देखो, हमारे पास में सर यू वाई तो है लेकिन यू एक्स नहीं है। तो मैं यू वाई के लिए क्या लिख सकता हूँ, यू वाई के लिए आप लिख सकते हो यू साइन थीटा।
यू वाई है आपके पास में 10√5, यू है आपके पास में 40 साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √5/4। अब साइन थीटा क्वेश्चन में गिवन है √5/4। क्या गिवन है क्वेश्चन में, √5/4। तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना यार। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 5/16 विल बी, क्या होगा ये, 16 में से 5 गए तो 9/16। नहीं 9 नहीं होगा, 11 होगा। कॉस थीटा कितना होगा, √11/16। तो यूएक्स कितना आ गया सर, यू वाई तो ये रहा। अब आप यूएक्स निकाल लो, यू कॉस थीटा वो कितना होगा, यू की वैल्यू है 40, √11/4, 10, 10√11 यहाँ पे रख दो, 2, 10√5, 10√11 अपॉन में जी की वैल्यू 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, 10 से 10 कट गया, 20√5 × √11। इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, आप लोग इतना लिखो जब तक। √5 की वैल्यू तो 2.23 होती है, 2.23 होती है। √11 कितना होता है, बेटा आंसर देखना 147.9, 148 दिया है क्या आंसर। आंसर देखो यार, वहां 148, हाँ ठीक है चलेगा, 147.9, सो इट इज 148, ठीक है। आपका अगर आंसर यहां भी आया है ना नीट के एग्जाम में, आपको ये ऑप्शन भी मिलने की पूरे पूरे चांस है। समझ गए सभी लोग क्वेश्चन। मैक्सिमम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अगर कैसे समझाऊं ये बात, अच्छा चलो लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने वो R max/4 H max ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। पहले ये तो लिख लो, ये समझ में तो आया ना क्या किया मैंने सॉल्यूशन। तो ये तो लिख लो, वो भी समझा दूंगा, जगह नहीं है ना अभी बोर्ड पे समझाने की। नहीं प्रांशु, ऐसा नहीं होता है। अच्छा थीटा फाइंड किया, थीटा समझ में आया ना, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, इधर देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने। जब कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई तो मैंने यूएक्स कंपोनेंट निकाल लिया बेटा। मैंने यूएक्स क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूएक्स नहीं था, इस यूएक्स को यहाँ डाल दिया, इस यूवाई को यहाँ डाल दिया, तो मेरी रेंज आ गई। ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस थीटा को निकालने में, लेकिन रेंज के लिए निकालना पड़ रहा था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है अगर तुम्हें इजी लग रहा है तो। कॉस थीटा अबे यहाँ पुट कराना यार, एक्स कंपोनेंट में, ये देखना।
अच्छा, अगर इन केस मान लीजिए ऐसा हो जाता कि हम लोगों को नहीं, हम लोगों को तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है, तो पहले मैक्सिमम रेंज लिखो। क्या लिखते? मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे लिख देते, यू स्क्वायर बाय जी। यही लिखते ना मैक्सिमम रेंज। बोलो, जिन बच्चों ने मैक्सिमम रेंज से सॉल्व किया या जो मन में अपनी चाहत रख रहे थे सॉल्व करने की, वो लोग जवाब ज्यादा दें। यही लिखते ना। अब मासूमो अगर तुम ये लिखते तो यहां पर यू स्क्वायर हो जाता 1600 डिवाइडेड बाय जी 160 मीटर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर से, लेकिन इस आंसर पे क्या ये हाइट ही पहुंचेंगे हम 25 मीटर? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आंसर पे जो हम हाइट पहुंच सकते हैं वो है, यही लगाऊंगा ना, एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर मैक्स बाय 4, 40 मीटर। देख लो तुम, 40 मीटर मतलब ये जो बॉल है ये ऐसे ऊपर जाएगी ना, और उसने साफ कहा है कि 25 मीटर से आपको ऊपर नहीं फेंकना है। तो जो बच्चे कह रहे थे ना कि विदाउट हीटिंग द सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये विदाउट हीटिंग सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि आपको आर मैक्स बराबर एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 4 का यूज नहीं करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये गलत है? सीलिंग मीन्स छत। छत भैया, छत। सीलिंग का अर्थ होता है छत। डायग्राम देख के समझ जाते नालायक। चलो खैर, हाँ, ऐसा कह सकते हो कि 25 मीटर की हाइट पर क्या रेंज कवर करेगा, ये पूछा है उसने हमसे। हाँ, तो अब मतलब मैं उसे क्या कहूं कि तुम्हें रूफ लिखना था, हमारे बच्चों को सीलिंग नहीं पता है? फर्जी बात कर रहा है। चलो इधर आओ। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा दोगे? अरे कृष्णा, क्या पागल जैसी बात कर रहा है? फैन से लग के डाइवर्ट हो गया तो। हाँ बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं और आगे चलता हूँ, इन्हीं में मुझे और आगे की बात बतानी है। एक दो मिनट, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कोई डाउट तो नहीं है ना? लास्ट क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर है ना? मैं आगे चलूँ ना? चलिए, लिखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन, a particle is thrown with a velocity u at an angle theta. A particle is thrown with a velocity u at an angle theta at a certain height y, at a certain height y, at a certain height y, a man at a certain height y, a man observed the ball from the point of projection, from the point of projection.
from the point of projection making an angle alpha. As shown in the figure. Find the relation between find the relation between theta, alpha and beta. चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और 1 से 1.5 पेज छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को लिखिए और 1 से 1.5 पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, लिख लिया यहां तक? बिल्कुल। अभी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि अल्फा, बीटा और थीटा में रिलेशन कैसे निकालने हैं, लेकिन उसके पहले मैं सोचता हूं कि हमें एक और चीज कर लेना चाहिए, दैट इज दी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो कॉपी में हेडिंग डालें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए ये क्वेश्चन हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का अर्थ क्या होता है मैं ये भी समझाता हूं। ये वाला डायग्राम जो मैं बना रहा हूं अब तो सबके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, देखो हमें जो फाइंड करना है ना, एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया है थीटा एंगल इनिशियल वेलोसिटी u से। कितने एंगल से किया गया है? थीटा एंगल से किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमें फाइंड करना है जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई ना अभी, ये इस ब्लैक लाइन का नेचर क्या है? क्या ये ब्लैक लाइन कौन सी इक्वेशन है? हम इस ब्लैक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। अरे ब्लैक लाइन टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी है। तुम अगर चीटी बन करके चलोगे तो तुमने क्या पाथ फॉलो किया है? देखो, मान लो मैंने तुम्हें ही फेंका होता, मैंने उठा के तुम्हें ही फेंक दिया होता प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा एंगल से, तो ये जो ब्लैक लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है ये फाइंड करने जा रहे हैं हम। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, तुम लोगों को सिर्फ समझना है, ठीक है? चुपचाप समझोगे बिना कोई चैट करे तो एक बार में समझ जाओगे। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि हम, चलो इधर देखो पहले, हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं रैंडम सा। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ये पॉइंट ले लिया। ये दूरी कितनी हो गई? सर ये वाली जो दूरी है आपकी, आप इसको x बोल दो, और ये वाली जो दूरी है ना इसको आप y बोल दो। क्या y मैक्सिमम हाइट है? बिल्कुल नहीं। क्या x रेंज है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ना रेंज का फॉर्मूला लगेगा ना मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या
x is equals to ux into t, where t is the time to reach the y height. बाय प्रोजेक्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं ना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। x ये डिस्टेंस है यार, लिखा तो है तुम्हारे सामने, तुम देखते कहाँ हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा क्लास में? x क्या ये डिस्टेंस है? x is the horizontal distance. X is the horizontal distance. Y is the height. इसको नाम दे दो पॉइंट P, एट पॉइंट P। P पॉइंट पे पढ़ रहे हैं हम, कहाँ पढ़ रहे हैं? P पॉइंट पे, है ना? अब देखो y के लिए क्या कर सकते हैं हम। सर आपको अगर y हाइट निकालना है तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है सर। बोलो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना पड़ेगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या सब बच्चे जवाब देना, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाओ, t ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो s की जगह पे y, और u की जगह पे लिख दो uy, और ux था तो लिख दो uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आपकी y की ये आ गई और x की ये आ गई, जहां पे ux है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और uy है वर्टिकल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए नाम दे दो इसको। ठीक है ना? किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलो यार, आगे चलें। यार अब एकदम से तो मैं धीरे धीरे कैसे लिखूंगा बेटा स्टेप, मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। आप एकदम से स्टेप करते हैं तो समझ नहीं आता। अरे तो बेटा मैं धीरे धीरे कैसे लिखूंगा? हाउ कैन आई राइट इट? जिस पेज से मैं लिखता हूँ उस पेज से आईपैड पे लिखा था। अभी समझ आ रहा है ना यहाँ तक? अब ना हमें टाइम की कोई जानकारी है, ना एक्स पता है, ना वाई पता है, फंस गए सर हम तो। अब हम समझते हैं ट्रेजेक्ट्री शब्द का अर्थ। ट्रेजेक्ट्री शब्द का अर्थ होता है कि ये जो आपने y और ये आपका y है और ये x है, ये जो आपने चित्र बनाया है ना, इस चित्र की इक्वेशन लिखना। जैसे कि अगर ये चित्र ऐसा बनता, इधर देखो बे सब लोग, ये चित्र ऐसा बनता तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? y बराबर mx। सभी लोग बोलो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चिपकाते ना। लेकिन क्या ये चित्र एक कोई कर्व बन रहा है ना? तो हमारी चाहत है कि इस कर्व की इक्वेशन मिल जाए। मतलब सर t को हटा दो, y और x में जो भी रिलेशन आएगा वही अपना काम देगा। सभी मासूम हाँ बोले, तो हटा देते हैं ना यार t को। यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, t बराबर x अपॉन यू एक्स? उसको यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री का अर्थ क्या हुआ? ट्रेजेक्ट्री का अर्थ हुआ, मैं चलो डेफिनेशन लिखवाऊंगा जब बताऊंगा। ट्रेजेक्ट्री समझ गए ना? जो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी है वो उसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम। जैसे बॉल ने तो ये पाथ फॉलो करा था, ये ये, तो ये पाथ फॉलोड बाय द बॉडी की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम। सभी बच्चे एग्री करते हो इस बात से? आगे चलूं? अच्छा, तो अब मैंने क्या लिखा देखो, बहुत आसान है डेरिवेशन। y बराबर यू वाई, और t की जगह पे लिख दिया x अपॉन यू एक्स माइनस हाफ g, और t की जगह पे लिख दिया x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान, एकदम समझते चलो। अब y, यू वाई की जगह पे लिख दिया मैंने u साइन थीटा। अब तो तुम लोग भी कर सकते हो मेरे साथ सॉल्व। और ये u कॉस थीटा माइनस g बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u कट गया सर, तो ये आ रहा है y बराबर x टेन थीटा माइनस g बाई टू
u cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रही है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देंगे सब लोग। मैंने तुम्हें कहा था कि एक बॉल यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकना है। जैसे ही तुमने कहा कि सर हमें ना थीटा तो 30 डिग्री पसंद है, मैंने कहा चलो 30 पे फेंक दो। तुमने कहा सर हमें यू की वैल्यू जो है ना वो 50 पसंद है, मैंने कहा 50 पे फेंक दो। तो जब तुमने यू और थीटा फिक्स कर दिए तो ये बन गया एक कांस्टेंट और ये पूरा टर्म बन गया एक कांस्टेंट। हाँ या ना? सभी लोग जवाब दें। अगर कांस्टेंट बन गया तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, है ना। अगर कांस्टेंट बन गया तो तुम क्या लिखोगे, y बराबर सी एक्स सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स स्क्वायर। अरे सर ये तो हमने बचपन में इक्वेशन पढ़ी थी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ना सर, हमने आपने हमें एक बात रटाई थी कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो जो पाथ फॉलोड होता है ना उसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोला होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम एक बॉल को प्रोजेक्टाइल कराएं, अगर हम ये जमीन पे रखी हुई एक बॉल को प्रोजेक्टाइल कराएं और वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, वो ए से बी तक का पाथ फॉलो करती हो, तो जो उसने ये पाथ चला है ना, ये जो पाथ आप काट रहे हो, ये जो उसने चला है ना, इट इज दी पैराबोलिक कर्व, इट इज दी पैराबोलिक कर्व। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री इज दी पाथ followed by the graph, followed by the body during motion। हाँ ना तो बोल दो यार, समझ में आ गया तुम्हारे? अच्छा, तो अब है ना ये इक्वेशन तुम्हें याद होना चाहिए, तुम कैसे भी याद करो, इसके लिए चूरन चटनी जो खाना है खाओ, लेकिन ये तुम्हें इक्वेशन याद होना चाहिए। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या होती है ये, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई क्या ये इक्वेशन? हाँ, और इसे ही कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड, बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, मैं इस इक्वेशन में आपकी बस एक ही मदद कर सकता हूं कि इसको थोड़ा आसान कर देता हूं मैं। कैसे कर सकते हो सर आसान? थोड़ा तुम लोग इधर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। हाँ कृष्णा सही कह रहे हो तुम। अभी देखो, अगर मैं एक्स टेन थीटा बाहर निकाल दूं, कॉमन निकाल लिया मैंने, तुम्हें सिर्फ समझते चलना है, सभी मासूमों को, घबराना किसी को नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। वन माइनस जी बाई टू यू कॉस थीटा और एक यू और एक कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। और एक एक्स भी कॉमन निकाल लिया आपने, लेकिन यहां से टेन थीटा कॉमन निकाला है आपने। क्या कॉमन निकाला है? टेन थीटा। तो ऊपर ना आप एक बार साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो। अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं आएगा समझ में, रुकोगे, इधर देखो, यहाँ देखो, मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई करता हूं और साइन थीटा का डिवाइड करता हूं। ऐसा तो कर सकता हूं ना मैं किसी भी इक्वेशन में, हर बच्चा जवाब देगा। ऐसा करने में तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई, कैंसिल ही हो रहा है ये तो। अच्छा, इसे लिखो एक्स टेन थीटा जी बाई टू यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही है और एक साइन थीटा ही है। बोलो यार। अब अगर ध्यान से देखो तो एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा को मैं पकड़ लेता हूं तो वो क्या बन जाएंगे, टेन थीटा। तो मैंने दोनों इक्वेशन में से एक्स भी कॉमन ले लिया और टेन थीटा भी कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, वन माइनस जी बाई टू, वन माइनस जी बाई टू और एक एक्स बच गया। एक साइन थीटा और कॉस थीटा तो हट गए, तो ये बचा यू कॉस थीटा जिसको मैं लिखता हूं यू एक्स,
और ये बचा u और साइन थीटा जिसको मैं लिखता हूँ uy। बोलो ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं? अरे मैंने सही लिखा ना सब? समझ में आई ना बात? चलो अभी देखते चलो, कुछ मत पूछो, सिर्फ देखते चलो, हाँ ना में जवाब दो बस। x tan थीटा 1 माइनस g। तुम ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, सॉरी हाँ, 2ux/uy/g, इसको तो रेंज कहते हैं सर प्रोजेक्टाइल की। तो ये वाला टर्म पूरा क्या बन गया, रेंज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि आसानी से याद हो सकती है। हाँ या ना? क्लियर है डेरिवेशन? इट इज मोर डेरिवेशन, मोर अबाउट डेरिवेशन। कोई लॉजिक यूज नहीं किया, सिर्फ सब इधर उधर से चीजें हटाता गया मैं। चलिए लिखिए, लिखें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज दी, बिल्कुल आ सकता है, लिखें पहले लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और लिखो इट इज दी, इट इज दी it is the it is the equation of path followed by the object during the motion. It is the equation of path followed by the object during the motion. It is the equation of the path followed by the object during the motion. अब लिखना स्टार्ट कीजिए जो है, जब तक मैं आपके चैट्स पढ़ रहा हूं आप लोग लिखिए। तो यहां तक का हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में हमें जो आगे देखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं, लेकिन मैं अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम बाकी है तो मैं एक डेरिवेशन और करा देता हूँ। एक छोटी सी जनरल बात देखो, एक डिस्कशन कर रहे हैं हम जिससे कि तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और पता लगेगा। सपोज एक प्रोजेक्टाइल फायर होता है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, है ना। इसकी रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाय जी। अरे ये भी होता है, लेकिन मैं अभी उससे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, बात तो दोनों एक ही है। बोलो ना यार, ये भी होता है ना, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाय जी। अगर मान लो कोई आदमी थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा पुट कर दे, तो अगर सर वो 90 माइनस थीटा पुट कर देता है तो रेंज क्या हो जाती है? मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग देखना। u² sin 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। अब 180 में से अगर हम 2 थीटा माइनस करने जाएंगे, 180 में से 2 थीटा माइनस करके यहां कहीं आएंगे, मतलब हम आए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके आए, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 2 थीटा बाय जी। बोलो यार, क्या यहां पर रेंज और यहां पर रेंज सेम है? सभी लोग जवाब दो, क्या दोनों फॉर्मूलों में रेंज सेम है? अच्छा,
इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2। ठीक है, अरे डायरेक्शन कहाँ से अलग अलग है, पागल जैसी बात कर रहे हो। रेंज में कौन सा डायरेक्शन, जमीन पे ही चलेंगी दोनों। अरे रेंज में कोई डायरेक्शन पढ़ाया है क्या मैंने? मैंने ऐसा कहा है रेंज इज ऑलवेज अलोंग दिस डायरेक्शन दैट डायरेक्शन। फिर कुछ भी बात कर रहे हो, रेंज का फॉर्मूला साफ दिख रहा है, दोनों में सेम है। तो R1 बराबर क्या हो गया, R2 हो गया, या मैं कहूं R थीटा बराबर R90 माइनस थीटा, दोनों सेम है ना। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर यहां पर एक बार थीटा हाइट के थीटा एंगल के हिसाब से लिखूं तो फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक बार 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिख दूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं एक बार 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिख दूंगा तो मेरा फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाई जी। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर बाई जी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, बोलो यार, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, बाई 2g, सॉरी बाई 2g। क्या अब दोनों फॉर्मूले सेम है, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, क्या दोनों फॉर्मूले सेम है। एच थीटा इज नॉट इक्वल टू H90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है, इधर देखो, एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल बनाकर फेंका जा रहा है, एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल बनाकर फेंका जा रहा है और दूसरा प्रोजेक्टाइल 90 माइनस थीटा से फेंका जा रहा है। कितने से फेंका जा रहा है, दूसरा प्रोजेक्टाइल भी फेंका हमने 90 माइनस थीटा से। कितने से फेंका हमने, 90 माइनस थीटा से। तो उन दोनों की रेंज सेम होगी लेकिन उन दोनों की हाइट अलग अलग होगी। बोलो यार, उन दोनों की रेंज सेम होगी लेकिन उन दोनों की हाइट अलग अलग होगी। अरे बच्चों जवाब दो ना, सभी लोग जितने बैठे हो क्लास में। अच्छा, अगर अब एक बार में कमेंट करना, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। T1 है इसके लिए टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका, और T2 है इसका। किसका टाइम ज्यादा होगा, T2 बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैसे निकाला था? अरे सर T2 बड़ा होगा चाहे कुछ भी हो जाए। T2 is greater than T1, H2 is greater than H1 and R1 equals to R2। समझ में आई क्या ये बात? चलिए लिखिए, लिखिए कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। एक्सक्यूज मी, इक्वल रेंज। तुम्हें रिलेशन पता करना है R1 प्लस R2 कितना होता है, फिर तुम्हें रिलेशन पता करना है R1 प्लस R2, तो क्या ही करोगे, खैर चलो, H अपॉन H1, H1 बाय H2
H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या आ रही है और T1 बाई T2 और T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ रही है। मैं दे देता हूं, यहाँ पे U स्पीड है, क्या है यहाँ पे, U स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, दोनों पे स्पीड सेम है। देखो हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला में स्पीड सेम रखी ना, जब हम फॉर्मूला निकाल रहे थे तब हमने देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा में भी U स्पीड रखी और थीटा पे भी क्या रखी, U स्पीड रखी। ठीक है, तो जब याद रखोगे तो क्या रखोगे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंका जाता है तो उसके द्वारा रेंज हमेशा सेम कवर की जाती। क्लियर है, उस बात को ध्यान रखते हुए आपको इन रिलेशन के वैल्यू फाइंड करनी है। कल की क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, होमवर्क है आपके लिए, बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूं मैं भी, क्योंकि अभी टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट का भी पढ़ना है। ठीक है, होमवर्क समझ में आया, होमवर्क समझ में आया ना सभी को। अब मैं आपके चैट डिस्कस कर लेता हूँ, 2 मिनट है ना। हाँ संयम, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ना अपन इनको न्यूमेरिकल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक जो आज पढ़ा वो क्लियर है सभी को। होमवर्क में बेटा देख अदीफा, अपने को H1 की वैल्यू पता है, H1 थीटा एंगल से फेंका गया है और H2 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 90 माइनस थीटा से फेंका है। तो H1 डिवाइडेड बाय H2 की वैल्यू क्या आएगी, H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या आएगी, T1 बाई T2 की वैल्यू क्या आएगी और T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, गॉट इट एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।